हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LWD। आज हम लोग करने जा रहे हैं आरआरबी LPN टेक्नीशियन का एक पेपर जो कि हुआ था 9/8/2018 को। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ f is immersed in a liquid. The focal length of the mirror in liquid will be। तो देखो, हम कभी कंफ्यूज मत होना। अगर बोला गया है लेंस, अगर लेंस कोई भी मतलब वाटर या केरोसिन या किसी भी मीडियम में अगर इमर्स किया जाए तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा? फोकल लेंथ चेंज होगा। तब इसका फोकल लेंथ जो होगा वो चेंज होगा, क्योंकि ये लेंस है। फोकल लेंथ तब क्या होगा? चेंज होगा। लेकिन अगर आपको कभी मिरर बताए दे, मतलब कोई भी मिरर हो, चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो चाहे वो कनकेव मिरर हो, कोई भी मिरर हो, मिरर मिरर अगर किसी भी सिस्टम में अगर इमर्स्ड हुआ जाए, किसी भी मीडियम में, मान लो इमर्स करते हैं कोई भी मीडियम में, कोई भी मीडियम में हम लोग क्या करेंगे? इमर्स्ड करेंगे। इमर्स्ड मतलब उसको डुबा देंगे, इमर्स्ड करेंगे। इमर्स करेंगे कोई मीडियम, उसको डुबा देंगे, तब उसका फोकल लेंथ जो मेरा एफ है, फोकल लेंथ वो चेंज नहीं होता है। फोकल लेंथ डज नॉट चेंज। फोकल लेंथ डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा इसलिए क्या हो जाएगा? मेरा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। अगर ये लेंस होता तो फोकल लेंथ चेंज जरूर होता, क्योंकि यहां पर मिरर की बात की गई है। देखो, मिरर की बात की गई, इसलिए इसका फोकल लेंथ कभी चेंज नहीं होगा, चाहे कोई भी मीडियम में वो डाला गया हो, वो मीडियम में डिपेंड नहीं करता। ओके, चलो नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म फॉर द गिवन सेट ऑफ आइटम्स। अब इनमें से बोला गया अप्रोप्रिएट टर्म क्या होगा? तो देखो ये क्या है, एक तो मेरा सीपीयू है, मतलब कंप्यूटर है, एक मेरा सीडी डिस्क है, एक मेरा कैमरा है। तो फाइन आर्ट्स में तो ये हो नहीं सकता, पिक्चर्स नहीं है, कल्चर नहीं है, तो क्या होगा? टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी में इसका अप्रोप्रिएट मेरा क्या होगा? इसका आंसर होगा। तो ऐसे सारे क्वेश्चन हो गए, ये मेरे रीजनिंग में आते हैं। ठीक है, ये मेरे रीजनिंग में आते हैं। तो रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे और आपको थोड़ा बहुत अपना जो आईक्यू है, आईक्यू से आपको मैच करना है। इससे ज्यादा यहाँ पर कुछ और चाहिए नहीं। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। हु इज द MD एंड CEO ऑफ इलाहाबाद बैंक। तो ये मेरा जीके क्वेश्चन है, तो इसको स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 9 इंटू 6 इज इक्वल टू 45 बोला गया है। 9 इंटू 6 ये कितना है मेरा? 45। फिर है 7 इंटू 4 ये कितना है? ये है 33। अब एक चीज देखो, 9 6 45 तो हो रहा है, 9 6 54 होता है, तो शायद 54 में 9 कम होगा। 7 4 28 होता है, तो कम होना चाहिए, लेकिन ये क्या हो रहा है? ये इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर यूटिलाइज नहीं हो रहा। फिर क्या होगा देखो यहाँ पर, अच्छा 9 + 6 करेंगे ऐसे, 9 + 6। ठीक है, 9 + 6 इंटू में 9 - 6, अगर ऐसे करते तो देखो 9 + 6 क्या होगा? 15, और इंटू में क्या 9 - 6 मतलब क्या हो रहा है? 3। तो 15 इंटू 3 किया 45 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब इसी चीज को देखेंगे, 7 + 4 11, 7 - 4 3, 11 3 जा 33, एकदम आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट 6 इंटू 4 दिया है देखो, तो 6 इंटू 4, तो यहाँ पर 6 + 4 10, इंटू में 6 - 4 2, ये बिल्कुल 20 आ रहा है एकदम। देखो 20 था, ये 20 आ रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये मेरा यहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखो 5 इंटू 3 पूछा गया है, तो 5 + 3 8, 5 - 3 इंटू 2, तो 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 होगा मेरा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, तापस, अवी एंड ऋषि शेयर्ड अ केक। तापस हैड हाफ ऑफ इट, ऋषि हैड 1/3 ऑफ इट, एंड अवी हैड द रेस्ट। व्हाट वाज अवी शेयर ऑफ द केक? तो तापस, अवी और ऋषि एक केक खाया है। मान लो केक है मेरा 100%। तापस ने कितना खाया? तो तापस ने खाया हाफ। तापस ने खाया कितना? हाफ। तो हाफ का कितना होगा? 50%। ऋषि ने कितना खाया? ऋषि ने खाया 1/3। 1/3 का मतलब 33 1/3, 33 1/3। तो दोनों मिला के कितना खाया? देखो यहाँ पर दोनों मिला खाया 83 1/3। बचा कितना? 100 में कितना बचा? तो वो रेस्ट कितना है मेरा? तो 100 - 83 1/3 कितना होगा यहाँ पर? यहाँ पर मेरा होगा 16 2/3, और 16 2/3% किसका वैल्यू होता है? ये मेरा होता है 1/6 का वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ। मान लो ये कार है, ठीक है, ये कार है, ये कार है मान लो। अगर ये वेलोसिटी से जाएगा तो यहां पर ऐसे जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन देना हो मतलब क्या?
जिस तरफ वेलोसिटी है उसके उल्टे तरफ फोर्स को अप्लाई करना। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? जिस तरफ फोर्स, जिस तरफ मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन है, जिस तरफ मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस तरफ डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके ऑपोजिट, उसके ऑपोजिट क्या करना? एक्सेलरेशन का अप्लाई करना, एक्सीलरेशन को अप्लाई करना, एक्सेलरेशन को अप्लाई करना, ठीक है, एक्सेलरेशन को अप्लाई करना, या तो ऐसा बोल सकते फोर्स, फोर्स अप्लाई करना, फोर्स अप्लाई करना, ठीक है, या तो एक्सेलरेशन का अप्लाई करना या फोर्स अप्लाई करना। तो जिस तरफ डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके ऑपोजिट एक्सेलरेशन अप्लाई करना या फोर्स अप्लाई करना, इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो देखो ये जिस तरह वेलोसिटी है उसके ऑपोजिट अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है? नेगेटिव एक्सेलरेशन इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर 1 मेरा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following numbers will have an irrational square root? irrational square root का मतलब है जहां पर मेरा एक्चुअल स्क्वायर, ठीक है, एक्चुअल स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर जेटा बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, नहीं आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, वो मेरा हो जाएगा इरेशनल स्क्वायर। अब देखो 8 1 4 6, मैं यहां पर स्क्वायर रूट निकालने नहीं वाला हूं, मैं क्या करूंगा? मैं सिर्फ टेबल लिखने वाला हूं। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, यूनिट डिजिट देखो। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 5 का स्क्वायर मतलब यूनिट डिजिट 6, 5 का 25, 5, 6 का 6, 7 का 9, 8 का 4 और 9 का कितना? 1। इनमें से देखो कोई भी यूनिट डिजिट क्या 8 है? कोई भी यूनिट डिजिट क्या यहाँ पर 8 है? 8 बिल्कुल ही, 1 है बिल्कुल है, 4 है, 4 है एकदम है। तो ये 1 और 4 दे कैन बी, ये जो 1 है, 4 है और 6 है, देखो 6 भी यहाँ है, तो ये तीनों के तीनों क्या हो रहा है? कोई भी परफेक्ट स्क्वायर में आ सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट ही तुम्हारा 1 1 6 और 4 है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? यहाँ पर यूनिट डिजिट में वो आ सकते हैं, लेकिन ये जो 8 है, ये 8 स्क्वायर में यूनिट डिजिट में नहीं आ सकता, स्क्वायर में यूनिट डिजिट में नहीं आ सकता। तो यही मेरा ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2048। इसको ऐसे ही सॉल्व करना होता है, आप सभी को मतलब चेक करने बैठ जाएंगे कि चलो देखते हैं ये किसका स्क्वायर है, नहीं, आप थोड़ा माइंड से खेलिए, आपके पास टाइम बहुत कम है, आप उसको यूज कीजिए, ये है उसका यूज, ब्रेन का यूज कीजिए, ऐसे आपको यूज करना है और जल्दी से जल्दी 30 सेकंड्स में टिक करके निकलना है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका सिर्फ 10 सेकंड में हो जाना चाहिए, 10 सेकंड, आपका तभी प्रेजेंस ऑफ माइंड काम में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया है। इन दी सर्कल अबव कॉर्ड ए बी ये है, एक्सटेंड टू मीट द टेंजेंट डीई, ये है टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट डीई। इफ ए बी इज 12, ए बी कितना है? ए बी मेरा है 12 सेंटीमीटर एंड डीई है 8 सेंटीमीटर, टेंजेंट क्या है? 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ बीडी, बीडी के लेंथ पे मान लो ये है एक्स। अब देखो क्या था मेरा? डीई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी ए प्लस, यहां पर सॉरी नॉट प्लस, ये हो जाएगा इंटू डी ए इंटू डी बी, ये होता है। तो डीई कितना है? देखो 64, 8 8 जा 64, 64 इज इक्वल्स टू 12 प्लस एक्स, ठीक है, और यहां पर क्या है? सिर्फ एक्स। अब एक चीज देखो 64 अगर हम लोग फैक्टर निकालेंगे, कैसा कैसा फैक्टर निकलेगा? एक तो निकलेगा 32 इंटू 2, एक निकलेगा 8 इंटू 8, एक निकलेगा 16 इंटू 4। अब ये देखो यहाँ पर देखो 16 है, ठीक है, तो ये 12 प्लस 4 कर सकते हैं, तो 12 प्लस 4 कर सकते हैं 16, और ये वाला 4, तो अल्टीमेटली एक्स का मेरा वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर? 4। तो 4 देखो यहाँ पर ऑप्शन में 4 टिक करो और आगे जाओ। बाय विच द फॉलोइंग प्रोसेस आर मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्यूरिफाइड मेटल ओर। तो एक रिएक्टिविटी सीरीज होता है, अगर आपको याद है तो, यहाँ पर सोडियम पोटेशियम से शुरू होता है, पोटेशियम से शायद शुरू होता है, के ना ऐसा शुरू होता है, वो रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाई रिएक्टिव मेटल मतलब ये दोनों होता है, हाई रिएक्टिव मेटल्स। इनको पहला बात केरोसिन में रखा जाता है, केरोसिन में इनको रखा जाता है ताकि ये लोग रिएक्ट ना कर सके। तो जब इनको प्यूरिफाई किया जाता है फ्रॉम मोल्टेन ओर या मोल्टेन
मोल्टेन ओर से, मतलब कोई भी उनका जो ओर है उनसे जब वो प्यूरिफाई किया जाएगा तो वो हमेशा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस उसका यूज होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में ही उसका यूज होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कैल्सिनेशन प्रोसेस या रोस्टिंग प्रोसेस अगर 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 मान लो यूज होता है तो उस केस में वो लोग दोबारा ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो इलेक्ट्रोलाइसिस छोड़कर कैल्सिनेशन प्रोसेस या रोस्टिंग प्रोसेस में यूज होगा तो या तो सल्फर से या आपका कोई भी ऑक्सीजन से वो लोग दोबारा रिएक्ट करके एक नया और बना देंगे। तो इन क्योंकि ये तो हाईली रिएक्टिव है तो ऑक्सीजन से वो लोग रिएक्ट कर जाएंगे, एटमॉस्फेयर से वो लोग रिएक्ट कर जाएंगे। इसीलिए क्या होता है, वो लोग इलेक्ट्रोलाइसिस यूज किया जाता है ताकि ये जो मोल्टेन ओर से एक प्योर मेटल आपको मिल सके, प्योर मेटल। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, चलिए। अ लैडर 13 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो विच इज 12 मीटर अबव। देखो 12 मीटर अबव है ये विंडो, मान लो यहां पर विंडो है 12 मीटर अबव। लैडर है ये, ऐसा लैडर है, यह लैडर कितना है ये 13 मीटर, 13 मीटर, ठीक है। 12 मीटर अबव द ग्राउंड ऑफ द साइड ऑफ द स्ट्रीट, ठीक है, कीपिंग इट्स फुट एट द सेम पॉइंट। ये रहा सेम पॉइंट, मान लो ए। द लैडर इज टर्न ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, एक अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट में लैडर टर्न कर दिया गया टू रीच अ विंडो ऑफ 5 मीटर हाई देन द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। 5 मीटर हाई विंडो में रीच करने के लिए बोला गया है विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। स्ट्रीट का जो विड्थ है ये क्या है, मतलब ये पूरा का पूरा स्ट्रीट का मुझे विड्थ निकालना है, विड्थ, ठीक है। तो अगर ये 13 होता है और लैडर है तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, या अगर आपको तो पता ही होगा ये थ्योरम के बारे में, तो क्या है ये थ्योरम कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस केस में 13 का स्क्वायर जो होगा, 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर होगा। ये आपने बहुत बार किया होगा, आपको ये वाला रटना, मतलब एकदम पूरा रट जाना चाहिए कि 13 का स्क्वायर क्या होता है, 12 और 5 दोनों मिला के 13 आता है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में। ये वाला आपको रट जाना चाहिए, आप अभी तक आपको माइंड में आपको रट जाना चाहिए, ठीक। तो देखो 13 12 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 13 है, ये 5 है, ये 12 हो जाएगा, तो 5 प्लस 12 कितना, ये मेरा हो जाएगा 17 मीटर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाना चाहिए करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड लगने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड होने चाहिए। क्योंकि वहां पर जब आप एग्जाम देने जाएंगे आपका जो टाइम फैक्टर है वो भी कैलकुलेट होता है। मतलब अगर मान ली कोई भी क्वेश्चन बहुत हार्ड है तो उसके लिए आपको ज्यादा टाइम देना होता है, 2 मिनट 3 मिनट देना होता है, तो वो सारा टाइम आपको इसी क्वेश्चन से, ऐसे ही क्वेश्चन से आपको उठाना होगा, जहां पर जो क्वेश्चन होगा वो आपको 10 सेकंड 20 सेकंड में सॉल्व होगा। वो जो 10 सेकंड जो आपको बच रहा है या 40 सेकंड जो आपका बच रहा है, वही 40 सेकंड बाद में जाके उस क्वेश्चन के लिए आपका काम में आएगा, ठीक। चलिए 11 नंबर देखते हैं। Which of the following is a saprotroph? तो इनमें से saprotroph कौन है, तो मशरूम इनमें से saprotroph है। ओके, चलिए नेक्स्ट। An increase in price in which of these product will have a ripple effect in increasing in price of many products thereby resulting in inflation? तो पेट्रोलियम होगा। ये एक जीके का क्वेश्चन भी हो सकता है, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन भी हो सकता है, क्योंकि जब कभी भी पेट्रोल का जो कीमत अगर बढ़ता है तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, वो भी बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा। फूड का जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा, फूड प्राइस भी बढ़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग जो होगा वो भी बढ़ेगा। ऑटोमोबाइल जो सेक्टर होगा वो भी बढ़ेगा। ये सारे के सारे चीजें बढ़ जाएंगे। मेडिसिन जो होगा वो भी बढ़ेगा, मेडिसिन भी होंगे वो भी बढ़ेंगे। ये सारे के सारे बढ़ेंगे बिकॉज आप पेट्रोल का जो प्राइस है वो आप बढ़ा रहे हो। इसी वजह से ये एक एडवर्स इफेक्ट में ये सारे के सारे बढ़ जाएंगे। ये कॉमन सेंस है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। 13 दिया है, बोला क्या गया, फाइंड द ऑप्शन गिवन स्टेट द रोटेटेड वर्जन ऑफ द फॉलोइंग इमेज। तो रोटेट वर्जन करना है, मतलब इसको मान लो या तो इस तरफ या इस तरफ चेंज करना है, ठीक है। तो अगर इसको चेंज करते हैं, देखो सब इस तरफ ही है तो ऐसे चेंज करेंगे, तो ये यहां से देखो जा रहा है, ठीक ना, एकदम बीच से जा रहा है। तो देखो यहाँ पर बीच से तो ये जा नहीं रहा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर ये वाला देखो, ये वाला है, ये वाला चीज यहाँ पर देखो नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। सेम इस तरफ ये देखो, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो तीनों ऑप्शन गलत है, तो अगली बचा कौन सा, डी। तो मेरा ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, मतलब डी ऑप्शन जो कि है मेरा 3 नंबर ऑप्शन पे, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया। देखो यहाँ पर
कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट ट्रू एंड डिसाइड विच द फॉलोइंग कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है? द पॉपुलेशन इन मेट्रो सिटीज इज इंक्रीजिंग ट्रिमेंडसली विच लीड्स टू द शॉर्टेज ऑफ लिविंग स्पेस एंड ड्रॉप इन द लिविंग कंडीशन। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, इस पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से क्या हो रहा है? जो शॉर्टेज ऑफ लिविंग स्पेस का जो शॉर्टेज है वो कम हो रहा है, और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी कम हो रहा है, ये पूछा गया है। गवर्नमेंट शुड रीप्लान द सिटी डेवलपमेंट, गवर्नमेंट को रीप्लान करना चाहिए। हाँ, अगर स्टेटमेंट ऐसा हो, कंक्लूजन मतलब स्टेटमेंट हो, तो बिल्कुल गवर्नमेंट को करना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, कंक्लूजन हो सकता है, ये रिजल्ट हो सकता है कि हाँ गवर्नमेंट को करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट शुड डिमोलिश इलीगल बिल्डिंग्स, तो देखो डेमोलिश का बारे में तो हम तो नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि देखो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। डेमोलिश सब तोड़ दो, हटा दो, इनको निकाल दो, सीए लागू कर दो, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो, नहीं, आप उसको रिप्लान कर सकते हैं। ठीक है, आप रिप्लान कर सकते हैं, आप पॉपुलेशन बिल ला सकते हैं, ये सारे चीजें आप कर सकते हैं। आप पॉपुलेशन बिल लेके आइए ताकि ज्यादा पॉपुलेशन ना बढ़े, आप जो जो सिटी है उसको डेवलप कीजिए, उसको रिप्लान कीजिए। ठीक है, ताकि सारे जितने भी पॉपुलेशन हो वो एकोमोडेट कर सके। ये सारे के सारे जो पॉजिटिव टर्म्स है ये आप कर सकते हैं। जो भी नेगेटिव टर्म्स होंगे वो आपको नहीं चुनने हैं। कभी भी क्वेश्चन में चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, कोई भी नेगेटिव सेंटेंस आप मत चुनिएगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस चुनते हैं तो 99% आपका वो सेंटेंस गलत ही होगा। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस मत चुनिए। ठीक है, तो इस केस में मेरा तो ऑप्शन जाएगा सिर्फ ऑप्शन नंबर 1, मतलब सिर्फ कंक्लूजन 1 फॉलोज। यहाँ पर देखिए नाइदर कंक्लूजन 1 2, यहाँ पर देखो बोथ कंक्लूजन 1 2, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, केवल एक नंबर कंक्लूजन ही फॉलो हो रहा है। तो यही मेरा ऑप्शन होगा, इसी को टिक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 15 देखते हैं। मुझे द फॉलोइंग इज द लास्ट एलिमेंट न्यूटन लॉज ऑफ ऑप्टिक्स। न्यूटन लॉज ऑफ ऑप्टिक्स का लास्ट एलिमेंट क्या होता है? तो वो थोरियम है। ठीक है, थोरियम है न्यूटन लॉज ऑफ ऑप्टिक्स का लास्ट एलिमेंट। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारे के सारे एकदम साइंस का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं, इफ द डिफरेंस बिटवीन द मोड एंड मीडियन इज 2। क्या बोला है? मोड एंड मीडियन। मोड एंड मीडियन, अगर इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 2 है, देन फाइंड देन द डिफरेंस बिटवीन द मीडियन एंड मीन का डिफरेंस क्या होगा? ठीक है, तो देखो एक चीज याद रखो कि मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये है। अब अगर हम लोग ऐसे करेंगे मोड माइनस मीडियन, तो यहां पर मोड माइनस मीडियन किए तो ऑब्वियसली यहां पर 3 मीडियन, एक और क्या आ जाएगा? मीडियन आ जाएगा। तो 3 मीडियन माइनस मीडियन मतलब क्या? 2 मीडियन, माइनस का यहां पर 2 मीन, ये दोनों हो गया 2। मोड माइनस मीडियन, यहां पर देखो 2 दिया है, 2 दिया है यहां पर, ये तो हो गया मेरा 2। तो 2 इक्वल्स टू 2 यहां पर मीडियन माइनस मीन, तो 2 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पर बचा 1। ठीक है, तो यहां पर क्या पूछा? मीडियन माइनस मीन का डिफरेंशिएशन, तो मीडियन माइनस डिफरेंशिएशन का क्या हो गया मेरा? ऑप्शन नंबर 2, 1 निकल के आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट द वैल्यू ऑफ करंट। देखो अगर मान लो कोई भी सर्किट पे सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, ये क्या है? रेजिस्टेंस है, ये मेरा सेल है। ठीक है, इसको, ये सेल है। ठीक है, ये कनेक्टेड है सेल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, ये सेल है। तो जैसे ही करंट फ्लो करेगा, करंट ऐसे जाएगा, ठीक है, करंट इधर जाएगा, फिर इस तरफ जाएगा, फिर इस तरफ जाएगा, फिर ऐसे आएगा और नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगा। ये करंट है जो चेंज नहीं होता है। करंट का वैल्यू क्या रहेगा? करंट का वैल्यू सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस आ सकता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आ सकता है, लेकिन करंट का जो वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, रिमेन्स द सेम। ठीक है, ये रिमेन्स द सेम। और अगर बोला जाए कि R1 R2 और R3 का वैल्यू क्या होगा, तो आर इक्विवेलेंट ये सीरीज केस में क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 ये होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखेंगे। In the morning, X and Y walking towards each other in a park. When they meet each other's, Y shadow falls straight in front of X. In which direction was X facing? तो मान लो ये X है, X इस तरफ जा रहा था, Y क्या है? Y इस तरफ जा रहा था। बोला गया है walking towards each other. When they meet each other, Y shadow falls in front of X. Y का जो shadow है वो X की तरफ गिर रहा है। यह है shadow, ऐसे shadow X की तरफ गिर रहा है।
तो अगर ये शैडो होगा और बोला गया है मॉर्निंग में, तो ऑब्वियसली मेरा जो सन है वो इस तरफ है, सन किधर है, इस तरफ है मेरा सन, तो सन है मेरा ईस्ट में, सन तो ईस्ट में उठता है, तो ये हो गया मेरा ईस्ट, इधर आ गया मेरा वेस्ट, ऊपर में होता है नॉर्थ और नीचे में आएगा साउथ। ठीक है, तो एक्स किस तरह फेसिंग कर रहा है, तो एक्स भाई ईस्ट के तरफ फेसिंग कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। नेम द मेटल दैट कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ, तो देखो सोडियम Na, सोडियम इज अ मेटल दैट कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। Which gas is released when water is added to bleaching powder, तो ब्लीचिंग पाउडर का पहला फॉर्मूला क्या है, CaOCl2। जब भी CaOCl2, ये क्या है मेरा ब्लीचिंग पाउडर, जब भी ब्लीचिंग पाउडर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर वाटर को ऐड करेंगे, अगर हम लोग वाटर मतलब H2O को ऐड करेंगे, तो Cl2 मतलब क्लोरीन गैस क्या होता है, रिलीज होता है, क्लोरीन गैस Cl2, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। Which of the following is not a triangular number, इनमें से कौन ट्राइंगुलर नंबर नहीं है, तो पहला बात ट्राइंगुलर नंबर कौन सा है, जब कभी आपका ट्राइंगल फॉर्म हो रहा हो नंबर से, जैसे ना डॉट से एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा हो, वो सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे, ट्राइंगुलर नंबर होंगे सारे के सारे। तो जैसे मान लो यहाँ पर एक है, एक, फिर क्या आएगा 2, तो 3, देखो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो पहले एक तो लेंगे फिर 3, फिर 1 2 3, कितना हुआ यहाँ पर 3 3 6 हुआ, फिर आते हैं 1 2 3 4, उसके बाद कितना है 10, 4 को ऐड हुआ 10, ठीक है 10 हुआ, फिर आते हैं 1 2 3 4 5, 10 के बाद 15, देखो पहले बार 2 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर यहाँ से 4 ऐड हुआ, यहाँ से देखो यहाँ पर 4 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, फिर यहाँ पर 6 ऐड जाएगा मतलब 21, फिर 7 ऐड जाएगा 28, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर देखो 10 है, यहाँ पर देखो 15 है, 5 नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 5 होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 5 होगा। 5 एक नॉन ट्राइंगुलर नंबर है 5। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत दिया है, ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर 5 होगा। ठीक है, 5 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन को वैल्यूएशन में डालना चाहिए था, वैल्यूएशन अगर तब कोई एग्जाम दिया होगा वो शायद इसको वैल्यूएशन में डाला होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 5 है। नेक्स्ट देखेंगे, सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, बोला गया है सम फ्रूट है, कुछ फ्रूट्स है, कुछ फ्रूट्स क्या है वेजिटेबल्स हैं, ऐसे वेजिटेबल्स, कुछ फ्रूट क्या है वेजिटेबल है, और बोला गया सम वेजिटेबल्स आर नॉट एडिबल, कुछ वेजिटेबल्स एडिबल नहीं है, तो यहाँ पर तो एडिबल आ रहा है, एडिबल, तो ये सारे जो चीजें फ्रूट्स है वो एडिबल नहीं है, सिर्फ इतना ही फ्रूट्स एडिबल है। बोला गया सम फ्रूट्स, ऐसा नहीं कि बोला गया नो फ्रूट्स नहीं, सम फ्रूट्स एडिबल नहीं है, तो कुछ फ्रूट्स एडिबल जरूर होंगे, मतलब कुछ वेजिटेबल्स एडिबल जरूर होंगे, कुछ वेजिटेबल्स एडिबल नहीं है तो कुछ वेजिटेबल्स एडिबल जरूर होंगे, तो इस हिसाब से ये मेरा वेन डायग्राम ऐसा बनेगा। अब देखो बोला गया है एक नंबर, देखो सम फ्रूट्स आर नॉट एडिबल, तो फ्रूट्स के साथ एडिबल का कोई लिंक ही नहीं है यहाँ पर, फ्रूट्स के साथ एडिबल का कोई लिंक नहीं है यहाँ पर, तो हम ये तो बोल नहीं सकते, क्योंकि मेरा यहाँ पर स्टेटमेंट में दिया नहीं है, हम तो बोल नहीं सकते क्या वो एडिबल है या नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सम वेजिटेबल्स आर फ्रूट्स, सम वेजिटेबल्स आर फ्रूट, बिल्कुल ये देखो ये सारे के सारे वेजिटेबल्स होंगे जो फ्रूट है, तो ये ऑप्शन तो मेरा करेक्ट दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन डाउट पे है, डाउट पे है तो मतलब इनकरेक्ट, तो सिर्फ कंक्लूजन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट देखेंगे। अब बोला गया है यहाँ पर देखो, कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट, गिवन क्वेश्चन एंड डिसाइड इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन और नॉट। ठीक है, अब देखो इफ इज x - 5 इज इवन, x - 5 क्या इवन है, ये पूछा गया है। स्टेटमेंट देखो x - 15 बिलोंग्स टू एन इंटीजर। ठीक है, तो x - 15 क्या है, वो एक इंटीजर है। अब इंटीजर माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है, और वो कहां तक, इन्फिनिटी तक जाता है, तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक सारे के सारे नंबर्स मेरा क्या है, इंटीजर है, तो ये तो मैं बता ही नहीं सकता कि क्या वो इवन है या ऑड है या क्या है। और पहला बात, अगर कभी भी अगर आपको मतलब थोड़ा सा अगर आपको IQ है, मतलब अगर
थोड़ा सा भी अगर आप समझें इस क्वेश्चन को कि x माइनस 5 इवन है कि नहीं, तो जब कभी भी कि ऑड, अगर बोले ऑड माइनस ऑड, क्या ऑड माइनस ऑड ये क्या होता है, ये इवन होता है हमेशा। चेक कर लीजिए, 13 माइनस 7 ये 6 आएगा, 19 माइनस 9 क्या आएगा, ये 10 आएगा। तो ऑब्वियसली ऑड माइनस ऑड इवन होता है, ऑड माइनस ऑड क्या होता है, इवन होता है। और इवन, इवन माइनस ऑड ये हमेशा ऑड होता है। इवन माइनस ऑड ये क्या होता है, ऑड होता है। ठीक, इवन माइनस ऑड ये ऑड होगा। चेक कर लीजिए, 6 माइनस 5 1 आएगा, 8 माइनस 3 क्या आएगा, 5 आएगा, तो ऑड ही आएगा। तो x को क्या करना है, अगर इसको इवन होना हो तो x को मुझे ऑड होना होगा। x को क्या होना होगा, ऑड। देखो x माइनस 10 इज एन ऑड इंटीजर, x माइनस 10 क्या है, यह है ऑड इंटीजर। तो इस केस में तो x तो मेरा यहां पर ऑड होगा क्योंकि ये तो इवन है। इवन माइनस ऑड ऑड होता है, तो ऑड माइनस इवन भी तो ऑड ही होगा, है कि नहीं। तो x तो मेरा यहां पर क्या हो गया, फिर ऑड हो गया, x ऑड हो गया। तो सिर्फ कंक्लूजन 2 से ही मुझे पता चल रहा है कि हाँ x माइनस 5 इवन है। ओनली कंक्लूजन 2, ठीक है, ओनली कंक्लूजन 2। अब देखो, स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट व्हाइल स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट, इट्स इनसफिशिएंट, इट्स नॉट सफिशिएंट। तो यहां पर देखो ऑप्शन नंबर 2 में यहां पर बता दिया गया है कि स्टेटमेंट 2 ही क्या है, अलोन इज सफिशिएंट है। तो ऑब्वियसली मुझे यहां से ही देखने से वो पता चल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। A 4 kg ऑब्जेक्ट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 4 kg ऑब्जेक्ट, मान लो ऐसा एक ऑब्जेक्ट है, बॉल है, जो जिसका वेट है 4 kg, ठीक है, जिसका वेट है 4 kg, और वो एक वेलोसिटी v क्या है, v मेरा है 5 मीटर पर सेकंड से वो मूव कर रहा है। टू इंक्रीज इट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, उसको स्पीड इंक्रीज करना हो तो क्या बोला गया, द अमाउंट ऑफ नेट वर्क रिक्वायर्ड, कितना वर्क उसको देना होगा। 5 से वो कितने इंक्रीज करेगा, वो 10 मीटर पर सेकंड पे इंक्रीज करेगा। तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क देगा, यहां पर कितना अमाउंट ऑफ वर्क उसको देना होगा ताकि ये जो इंक्रीज कर सके, ये जो वेलोसिटी है उसमें इंक्रीज कर सके। तो ठीक है, तो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, यही होता है काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो दोनों का निकालेंगे। तो पहले क्या होगा, देखो फर्स्ट केस में जब v इक्वल्स टू 5 होगा, जब v इक्वल्स टू मेरा 5 मीटर पर सेकेंड होगा, तब एनर्जी क्या आएगा, तब एनर्जी आएगा हाफ इंटू 4 इंटू 25, 5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना आएगा 2, तो ये मेरा हो गया मेरा 50 जूल। सेकेंड, जब v मेरा है 10 मीटर पर सेकेंड, तब मेरा एनर्जी कितना आएगा, तब मेरा यहां पर एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ इंटू 4 इंटू 10 का स्क्वायर मतलब 100, तो ये कितना हो रहा है, 2 से कट जाए तो मेरा हो गया 200 जूल, 200 जूल। तो इस केस में 200 जूल हो रहा है और इस केस में 50 जूल हो रहा है। तो कितना वर्क मैंने डाला, तो 200 माइनस 50 इज इक्वल टू 150 जूल वर्क मैंने इसको देना होगा। 150 जूल एक्स्ट्रा वर्क मैं कहां से दूंगा, मैं बाहर से इसको 150 जूल एक्स्ट्रा वर्क दूंगा ताकि जो उसका जो स्पीड है वो 5 से बढ़कर 10 हो जाए। ठीक, चलो नेक्स्ट देखेंगे, विच द ऑथर ऑफ द स्पेकुलेटिव फ्रिक्शन बुक हाफ ऑफ व्हाट आई से, इसका ऑथर कौन है, तो ये तो जीके का क्वेश्चन है, स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, द कंपनी सोल्ड, देखो क्या दिया है, द कंपनी सोल्ड एबीसी, यहाँ पर क्वेश्चन ये है, हाउ वाज द सेल ऑफ द कंपनी एबीसी, एबीसी का कंपनी का सेल क्या है। ठीक, पहला बात बोला कंपनी एबीसी सोल्ड 7,500 यूनिट्स ऑफ सोप ईच ऑफ 70 रुपीज। यहाँ पर देखो सेलिंग का डायरेक्ट एक क्या दिया है, एक रिलेशन दे दिया गया है। और क्या दिया, एबीसी हैज नो अदर प्रोडक्ट, यहाँ पर भी बोला और कोई प्रोडक्ट है नहीं, तो ये भी एक तरह का सेकेंडरी रिलेशन है। ये जानने के लिए कि कंपनी का, एबीसी कंपनी का सेल कितना है, ये जानने के लिए। तो ये एक डायरेक्ट रिलेशन है और ये एक सेकेंडरी रिलेशन है, लेकिन दोनों रिलेशन वैलिड है। पहला रिलेशन क्या कहता है कि टोटल इतना सेल हुआ, सेकेंड रिलेशन क्या कहता है कि इससे और कोई प्रोडक्ट है नहीं, तो जितना सेल हो चुका तो उतना ही है, इससे और कोई प्रोडक्ट है नहीं। तो इस केस में दोनों मेरे जो स्टेटमेंट्स है वो दोनों वैलिड है, दोनों स्टेटमेंट्स ही मेरे वैलिड है। तो बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, मतलब दोनों मिला के, अलोन नहीं, बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, दोनों मिला के दे आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये वाला चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये भी जीके का है, तो ये भी स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, अ ट्रेन टेक्स 10 seconds टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 100 मीटर
ट्रैवलिंग 90 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। 90 किलोमीटर पर आवर, इसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18, 5/18 इंटू 90 कितना हो जाएगा यहाँ पर 18 5 जा, तो ये मेरा हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो डिस्टेंस कितना हुआ मेरा, डिस्टेंस मेरा वहां पर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, तो 25 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 250 मीटर डिस्टेंस उसको कवर करना है। ठीक है, तो 250 डिस्टेंस कवर करना है, और ये डिस्टेंस क्या है, एक है लेंथ ऑफ द ट्रेन और एक क्या है मेरा लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म या लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो लेंथ ऑफ द ब्रिज यहां पर दे दिया गया है, देखो ब्रिज लेंथ 100, तो एल टी क्या होगा 250 माइनस 100, तो दैट इज 150। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक, तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, ओम होगा। आप देखो यहाँ दिया गया है फिर से एक स्टेटमेंट और एक है एजम्पशन। ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी एक बेस्ट पॉलिसी है। ठीक है, ऑनेस्ट पीपल आर पॉलिसी मेकर्स, तो ये तो कहीं पर भी ये बोला गया तो नहीं कि ऑनेस्ट पीपल ही पॉलिसी मेकर्स होते हैं। भाई डिसऑनेस्ट पीपल भी पॉलिसी मेकर्स हो जाते हैं। अभी तो देख ही रहे हैं इंडिया का क्या हाल हो रहा है। 5 साल के बाद रेलवे का वैकेंसी निकला, भाई 4 साल से कहाँ था वो वैकेंसी, और जितना वैकेंसी है उतना तो दे नहीं रहा है सरकार। तो ऑब्वियसली तो यहाँ पर तो ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी हमको तो नजर नहीं आ रहा। और देखो ईच पॉलिसी मस्ट कंटेन ऑनेस्टी, तो यहाँ पर भी कहाँ नजर आ रहा है, देखो ईच पॉलिसी मस्ट कंटेन ऑनेस्टी, ये इस बात में भी तो पूरा का पूरा फैक्ट नहीं है। स्टेटमेंट के हिसाब से ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी, लेकिन हर पॉलिसी में ऑनेस्टी होना चाहिए, यहाँ तो स्टेटमेंट में कहीं बोला गया नहीं है। हमको सिर्फ स्टेटमेंट जानना है, स्टेटमेंट मेरा भगवान है, स्टेटमेंट जो बोलेगा उसी को हम लोग मान जाएंगे बस। यहाँ पर ऐसा कोई भी एजम्पशन हम लोग यहाँ पर बना नहीं पा रहा है जिस केस में ये स्टेटमेंट यहाँ पर वैलिड हो जाए। ऑनेस्ट पीपल आर पॉलिसी मेकर्स, ये यहाँ पर भी बोला गया नहीं है। ईच पॉलिसी मस्ट कंटेन ऑनेस्टी, ये भी यहाँ पर बताया गया नहीं है। तो दोनों केसेस में दोनों एजम्पशंस ये हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट होंगे, कोई भी हम लोग नहीं लेंगे। तो नाइदर एजम्पशन 1 नॉर एजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट। ठीक है, इनमें से कोई भी एजम्पशन इंप्लाई नहीं हो रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, हु इज अ न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर, ये भी जीके का क्वेश्चन है, स्किप करेंगे। अब देखो प्रॉब्लम फिगर, मतलब सिलेक्ट द आंसर फिगर दैट फिट्स द ब्लैंक स्पेस, यहाँ पर फिट होगा। तो ये देखो ये 4 है, फिर 3 आया, फिर 2 आया। अब देखो ये 3 आया तो ऑब्वियसली ये इधर गया, यहाँ पर 2 है, ये इधर गया, और ये वाला क्या है बैक करके इधर आया। ठीक, तो अब की बार देखो 2 जाएगा, फिर 4 जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर ऐसा 3 आएगा। अब देखो ये वाला 3 कौन सा है, यहाँ ये वाला देखो 4 है, ये 2 है, ये 4 है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस केस में देखो ये वाला क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, 45 डिग्री एंगल से रोटेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन देखो दिया नहीं है। यहाँ पर 3 जो थर्ड है, जो ऐसे जो 3 जो स्ट्रेट मतलब लाइंस है और जो रोटेट हो रहा है, सिर्फ यही है एकमात्र। तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, द रिफ्लेक्टर ऑफ अ सर्च लाइट इज अ कॉन्केव मिरर। द रिफ्लेक्टर ऑफ अ सर्च लाइट का रिफ्लेक्टर क्या होता है, ये हमेशा कॉन्केव मिरर ही होता है। कॉन्केव मिरर टॉर्च का क्या होता है, कॉन्केव मिरर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इस केस में देखो ये क्या है, ये देखो रिंग है, फिंगर में जाएगा या हैंड में जाएगा, ये क्राउन है, ये हेड में जाएगा, हेड। ये सारे के सारे क्या है, रीजनिंग के क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे के सारे रीजनिंग के क्वेश्चन है। Plants that do not have differentiated plant body belong to the group of Thallophyta. Thallophyta ऐसा प्लांट मतलब जो किंगडम का डिवीजन करता है, जहां पर क्या है कोई भी प्लांट बॉडी का डिफरेंशिएटेड उसका बॉडी नहीं होगा। ठीक है, डिफरेंशिएट कोई भी बॉडी पार्ट्स उसका नहीं होगा, कोई भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो उस डिवीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, थैलोफाइटा बोलेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे बायोलॉजी क्वेश्चन है। आप एक बार बायोलॉजी हम लोग जब करेंगे जनरल साइंस, तब इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे विस्तार से, मतलब एकदम पूरे एक्सप्लेनेशन से हम लोग जानेंगे। अब देखो यहाँ पर द इंटरेस्ट अर्नड ऑन 1600 रेट ऑफ 5% पर इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पर एनम 6 ईयर्स वुड बी, क्या इंटरेस्ट क्या होगा, तो 1600 और जो रेट है और ईयर है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 30%। ये 2 0 कर दिया, 16 3 40 480, ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो देखो कैसे कैसे करेंगे। 5% का मेरा मान क्या होता है, 1/20। ठीक है, तो 20 मेरा है प्रिंसिपल, ये 1 है मेरा इंटरेस्ट। ठीक है, तो
6 साल में ये कितना हो जाएगा, तो 6/20, 6 मेरा हो गया इसका इंटरेस्ट, और ये है मेरा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल 20 तो यहाँ पर है नहीं, कितना है, 1600 है, 1600, 1600, 1600 है। तो 20 का वैल्यू 1600, एक का वैल्यू कितना होगा, फिर एक का मेरा यहाँ पर वैल्यू होगा, एक 2 0 कट जाएंगे, ये मेरा हो जाएगा 80। और एक का वैल्यू 80 है तो 6 का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 480। समझे, या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, जो भी आपको आसान पड़े। सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड पेयर, तो गूज है, यहाँ पर गीज है, ठीक है। तो सॉक्स, सॉक पहले आना चाहिए था, शर्ट्स पहले आना चाहिए था, जैकेट तो है नहीं, पैंट्स हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, पैंट और पैंट्स। देखो, गूज सिंगुलर, गीज प्लूरल, पैंट सिंगुलर, पैंट्स प्लूरल, ठीक। मुझे द फॉलोइंग इज ट्रू। जब कभी आपको ऐसा बताए दे कि कौन सा ग्रेटर है, क्या कीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऊपर में वैल्यू लिख दीजिए। तो देखो 29 इंटू 12 क्या हो जाएगा, 12 9 108, 8 कैरी 10, 12 2 24, 24 प्लस 10 34, 34 ग्रेटर देन 6 3 48, 8 कैरी, 6 3 18, 8 कैरी 1, 6 4 24 प्लस 1 25। तो 348 इज ग्रेटर देन 258, बिल्कुल ऑब्वियसली ये एकदम ट्रू है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। आप बाकी ऑप्शन देखेंगे, देखो 29/6 इज इक्वल टू 43/2, ये तो होगा नहीं। अगर इसको इंटू 2 करेंगे तो इसको भी इंटू 2 करना होगा, तो ये मेरा 58 बन जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा 58 बन जाएगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ऊपर में ये ऑप्शन देख चुके हैं, ये देखो, ठीक है, इस ऊपर में तो ये ऑप्शन देख चुके हैं कि ये वाला करेक्ट हो रहा है, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है ऑब्वियसली, तब एक ही ऑप्शन है जो कि करेक्ट है, समझे। अब यहां देखो बोला गया STTU, देखो S के बाद T के बाद U के बाद V के बाद W के बाद X, तो WX ऑप्शन नंबर 2 मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। नोड्स ऑफ रेनवियर, नोड्स ऑफ रेनवियर कहाँ मिलता है, ये माइलिनेटेड एक्सेंस में मिलता है, ये देखो, ये कहाँ मिलेगा, ये माइलिनेटेड एक्सेंस में नोड्स ऑफ रेनवियर मिलता है, जो कि कहाँ है, जो कि ब्रेन में है, ब्रेन चैप्टर में ये आपको मिल जाएगा माइलिनेटेड एक्सेंस, और उसमें मिलता है नोड्स ऑफ रेनवियर। जो गैप होता है, ठीक है, जो गैप होता है, ऐसे मान लो यहाँ पर जो गैप होता है, इस गैप में आपको मिलेगा नोड्स ऑफ रेनवियर। अब देखो यहाँ पर टीचर मस्ट अटेंड वर्कशॉप, स्टेटमेंट एजम्पशन दिया है, टीचर मस्ट अटेंड वर्कशॉप, उसको अटेंड करना ही होगा। वर्कशॉप अपडेट टीचर, एजम्पशन, हाँ अगर वर्कशॉप का अटेंड करेंगे तो ऑब्वियसली टीचर तो अपडेट होगा ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एजम्पशन दिया गया, मतलब आप एज्यूम करेंगे, ठीक है, कि टीचर को हमेशा वर्कशॉप अटेंड करने बोलता है, क्यों, ताकि वो अपडेट हो सके। वर्कशॉप किल टाइम, तो ये तो एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, जो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, वर्कशॉप किल टाइम, तो किल टाइम तो बाबू है नहीं, नेगेटिव स्टेटमेंट हमको लेना नहीं है, तो ये तो ऑप्शन पहले रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 मेरा हो सकता है, वर्कशॉप अपडेट्स टीचर, बिल्कुल ये हो सकता है, ठीक है, तो ओनली एजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट, ठीक। चलिए, हेल्दी बोला है, ठीक है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिपिक्ट्स द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन वर्ड व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली बिलो द वर्ड। तो हेल्दी, हेल्दी के नीचे मिरर, अगर नीचे मिरर होगा तो ये वाला उल्टा होगा, ये वाला भी उल्टा होगा, ठीक है, ये वाला भी उल्टा होगा, बाकी सब देखो मोटा मोटी सेम होगा, जैसे ये वाला उल्टा होगा ऐसे आएगा, तो ये सारे के सारे उल्टे होंगे। अब देखो यहाँ पर देखो वाई पहले आ रहा है, वाई देखो यहाँ पर पीछे होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तुम्हारा रॉन्ग हो गया, वाई पहले आया रॉन्ग हो गया, वाई पहले आया रॉन्ग आ गया, तो ऑप्शन नंबर 3 हो, जो कि मेरा बच गया, वही मेरा करेक्ट ऑप्शन है फिर, ठीक है। आपको इसको ऐसे भी कर सकते हैं। पीर पंजाल रेलवे टनल, ये कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में है। कभी कभार है ना, रेलवे का भी आपका जीके पूछ लेता है, रेलवे का जीके पूछ लेता है, तो ब्रिजेस कहाँ कहाँ ये पूछेगा, टनल कहाँ कहाँ ये पूछेगा, ठीक है। और रिसेंट अगर कोई भी जो रेलवे स्टेशन बना हो, रिसेंट जो बना हो वो भी पूछ सकता है, ठीक है। मिनिस्टर क्या है, कौन है मिनिस्टर, ये पूछ सकता है, ठीक है। और फिर वंदे भारत कब जो उसका प्लान है कब लॉन्च हुआ, ये भी पूछ सकता है। वंदे भारत कब लॉन्च हुआ, उसका प्लान कब लॉन्च हुआ, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो इज राजू, फिर से देखो स्टेटमेंट कंक्लूजन में देखो, इज राजू फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, राजू क्या ट्रैवलिंग करने में उसको बहुत पसंद है। तो राजू हैज सीन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, राजू ने सारा जो
इंडिया का जितने भी पार्ट्स हैं, ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट, साउदर्न पार्ट, राजू ने सब देख लिया। अगर देखो राजू ने सब देख लिया है तो ऑब्वियसली तो वो अगर ट्रैवल करना उसको पसंद है, ट्रैवलिंग अगर उसको पसंद है, वो अगर ब्लॉगर है, ट्रैवलिंग पसंद है, ब्लॉगर यहाँ पर खास बोला गया नहीं है, मतलब ऐसे जैसे बोला कि अगर उसको ट्रैवलिंग पसंद है, इसलिए ना वो गया है उतना जगह, ईस्ट में गया है, नॉर्थ में गया है, साउथ में गया है, वेस्टर्न पार्ट में गया है। अगर उसको ट्रैवलिंग पसंद नहीं होता तो वो क्यों जाता? तो वन तो मेरा बिल्कुल स्टेटमेंट मेरा वैलिड लग रहा है, इम्प्लिसिट लग रहा है, इंप्लाई हो रहा है। राजू लाइक्स टू बी इन द कंपनी ऑफ हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फ्रेंड्स का कोई बारे में कुछ बोला गया नहीं है, तो ये मैं तो बोल ही नहीं सकता, तो ये तो इंप्लाई नहीं हो रहा। ये इंप्लाई क्या हो रहा है? ये इंप्लाई नहीं हो रहा, ये इंप्लाई हो रहा है, बिल्कुल ये एक नंबर इंप्लाई हो रहा है। तो देखो both statements taken together are sufficient नहीं, statement 2 alone is sufficient नहीं, statement 1 and 2 are not sufficient, यहाँ पर भी बोला statement 1 and 2 are not sufficient, तो ये भी नहीं, statement 1 alone is sufficient, yes statement 1 alone is sufficient, तो ये ऑप्शन मेरा हो जाएगा राइट आंसर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम, एटम में कितने न्यूट्रॉन्स हैं ये कैसे निकालेंगे? पहला बात एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर ये मेरा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन ये होता है एटॉमिक नंबर। और मास नंबर क्या होता है? मास नंबर, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर न्यूट्रॉन्स निकालना हो तो क्या निकालेंगे? मास नंबर, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या कहा जाता है? एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। 7 years from now Virat will be twice as old as Mohinder. 5 years ago Mohinder's age was 1 year less than 2/5 of Virat's age. What is Virat's present age? तो ठीक है, पहले प्रेजेंट एज जानेंगे। मान लेते हैं प्रेजेंट एज V है और मोहिंदर का प्रेजेंट एज क्या है? मान लो यहाँ पर M। 7 साल, अब बोला है 5 साल पहले, तो 5 साल पहले विराट एज का क्या होगा? V-5 होगा, और मोहिंदर का क्या होगा? M-5 होगा। अब क्या बोला गया है? बोला गया है 5 years ago मोहिंदर्स एज वॉज 1 less than 2/5 ऑफ विराट एज, तो 2/5 ऑफ विराट एज ये होता है, तो 1 लेस देन करेंगे तो मेरा क्या आएगा? मोहिंदर्स का मेरा एज आएगा। अब बोला गया 7 years फ्रॉम नाउ, 7 years का मतलब क्या होता है? V+7, अभी से 7 years, तो ये हो जाएगा M+7। 7 years फ्रॉम नाउ विराट विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज मोहिंदर, तो विराट का एज क्या होगा? मोहिंदर से 2 गुना होगा, ट्वाइस होगा, यह पूछा गया है, ठीक। तो V+7 ये क्या है मेरा? ये मेरा है 2, यहां पर है M+7, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं V+7 इज इक्वल्स टू 2M+14। तो V क्या है मेरा? V है मेरा 2M-7, आई मीन 2M+7, 2M+7, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको हम लिखेंगे क्या करेंगे? V की जगह पर 2M+7 पुट कर देंगे, तो देखो V की जगह पर 2M+7 पुट कर रहे हैं, तो 2/5 V की जगह 2M+7 -5 -1 इज इक्वल्स टू M-5, यही है, ठीक है। तो ये क्या मेरा हो गया? 2M+2, इसको फिर हटा के इसको ऐसा लिख सकते हैं 2M+2, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई करने से देखो एलसीएम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर मेरा क्या आ रहा है? 4M+4 -5 इक्वल्स टू 5M-25। इसको एलसीएम करके डायरेक्ट इसको यहाँ पर एलसीएम किए और डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, ये हुआ। तो 4M-1 इज इक्वल्स टू 5M-25, इसको यहाँ पर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा M, इसको इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा? 25 + 25, ये हो जाएगा 25 - 1 24। M का मेरा वैल्यू निकला यहाँ पर 24, ठीक है, M का मेरा यहाँ पर वैल्यू निकला 24, ओके। और V का क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 × 24, 2 × 24 मतलब 48 + 7 दैट इज इक्वल्स टू 55। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर, ठीक। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब यहां पर देखो, अ स्विमिंग पूल इज filled in 10 hours by 3 tankers ABC. A tanker C is twice as fast as B and B is twice as fast as A. तो C से जब B है क्या है? C है twice as fast as B, और B से जब A है वो क्या है? twice as fast as A.
तो ऑब्वियसली मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा मेरा 1। जैसे 2 इंटू करेंगे तो बी का 2, तो ये वाला हो जाएगा 4, तो 4 2 1। अब बोला गया है जो स्विमिंग पूल है वो 10 घंटे में कंप्लीटली फिल हो जाता था बाय 3 टैंकर्स एबीसी। तो अगर इनका एफिशिएंसी 4:1 है, मान लेते हैं 4U 2U 1U, मान लेते हैं कि ऐसे में भी यू कट जाएगा लेकिन फिलहाल मान लेते हैं, तो टोटल 7U है। तो 7U एफिशिएंसी 10 घंटा में पूरा जो स्विमिंग पूल है उसको भर देता था। तो ये मेरा हो जाएगा वर्क। अब पूछा क्या गया है, हाउ मच टाइम विल टैंकर ए अलोन विल फिल द पूल। तो जितना भी वर्क होगा, वर्क बाय एफिशिएंसी, तो उसी का टाइम निकल जाएगा। तो एफिशिएंसी ऑफ ए बोला गया है तो ए का टाइम निकलेगा। तो एफिशिएंसी ऑफ ए क्या है, तो 1U है, तो यू से यू कट गया, 7 × 10 70 आवर्स। 70 आवर्स में वो पूल जो है, स्विमिंग पूल है, वो सिर्फ ए भर देगा 70 आवर्स। ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलो नेक्स्ट देखेंगे। नंबर ऑफ सिंबल्स दैट आर प्रिसाइडेड बाय अ नंबर। देखो नंबर ऑफ सिंबल्स दैट आर प्रिसाइडेड बाय अ नंबर इन द गिवन एक्सप्रेशन, मतलब देखो एक तो सिंबल होना चाहिए, यहां पर सिंबल होना चाहिए, और ये कब प्रिसाइडेड बाय नंबर, मतलब नंबर से आगे होना चाहिए। ऐसे कितने मेरा बन रहा है, कितना मेरा पेयर बन रहा है, तो ये तो सिंबल होगा और जो नंबर है उसके आगे होगा। सिंबल है, सिंबल है आगे नंबर नहीं है, सिंबल है आगे भी सिंबल है, ये भी नहीं होगा। सिंबल है यहां भी सिंबल है, ये भी नहीं होगा। ये सिंबल है, यहां पर देखो नंबर है, बाद में नंबर है, सिंबल बाद में नंबर, तो ये मेरा हो गया एक नंबर पेयर। यहां पर भी देखो नहीं है, तो एक मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर देखो एक आर्ग्यूमेंट दिया है, आर्ग्यूमेंट एजम्पशन। द कैंपेन ऑफ स्वच्छ भारत कीप योर सिटीज क्लीन स्टार्टेड बाय द अपार्टमेंट एसोसिएशन डिडंट ब्रिंग मच रिस्पॉन्स फ्रॉम इट्स रेसिडेंट। जो स्वच्छ भारत का कैंपेन जो शुरू किया गया था बाय अपार्टमेंट एसोसिएशन, उसमें ज्यादा कोई रिस्पॉन्स उनके रेसिडेंट्स में, जो भी अपार्टमेंट के जो रेसिडेंट्स में, उनसे देखने नहीं मिला। ये है आर्ग्यूमेंट। एजम्पशन क्या है, रेसिडेंट डू नॉट विश टू कीप देयर अपार्टमेंट क्लीन। रेसिडेंट का वो लोग चाहते ही नहीं है कि अपार्टमेंट क्लीन रहे, तो ये तो हो नहीं सकता कि वो लोग चाहते ही नहीं है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव स्टेटमेंट काम कर रहा है, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट काम कर रहा है कि वो लोग चाहते नहीं है, तो ये तो हम लोग ले नहीं सकते, कोई भी कहीं भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं होगा। द एसोसिएशन हैड फेल्ड इन द कैंपेन। जो भी एसोसिएशन है वो इस कैंपेन को फेल कर, मतलब आगे तो बढ़ा नहीं पाए, वो पूरा का पूरा वो कैंपेन जो है वो फेल कर चुका है। एसोसिएशन में जो भी एसोसिएशन है वो इस कैंपेन को ठीक से चला नहीं पाए, वो लोग फेल कर गए। तो हाँ, ये तो मेरा यहाँ से मुझे दिख रहा है क्योंकि जो भी रेसिडेंट्स है वो लोग कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया है, तो जो जो कैंपेन वो लोग शुरू किया था वो खत्म हो चुका है, वो फेल कर चुका है। तो यहाँ पर 2 मेरा जो ऑप्शन है वो मेरा इंप्लाई है, वो इंप्लाई कर सकते हैं हम। देखो ओनली एजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट, ओनली एजम्पशन 2 को ही हम इंप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एजम्पशन 1 एक नेगेटिव है तो उसको इंप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट द फिगर दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, फॉलोइंग ग्रुप। देखो फिगर देखो, तो सारे के सारे ऐसे फिगर्स हैं। ऊपर में जो बाहर है वो है 5, बाहर है 5, अंदर जो है वो है 6, बाहर है 4, अंदर जो है वो है 3, बाहर है 3, अंदर जो है वो है 4, बाहर है 4, अंदर जो है वो है 5। तो एक केस में, 1 नंबर केस, 3 नंबर केस और 6 नंबर केस में देखो बाहर कम है, बाहर देखो यहां पर कम है लेकिन अंदर ज्यादा है, बाहर कम है लेकिन अंदर ज्यादा है, तो ये सारे एक पेयर बन जाएंगे, और ये जो वाला है सेकंड वाला है वो अलग पेयर बन जाएगा। तो ऑड वन आउट में बी आंसर आएगा, ऑड वन आउट में क्या आंसर आएगा, बी आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 4 मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग फिगर। तो देखो ट्रायंगल काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया मेरा बाहर का। अब अंदर का देखो 9, ये वाला देखा जा रहा 9। अब इसी का देखो मिरर है ये वाला, तो 10, ठीक, ये आ गया 10। और इधर देखो ये वाला लेफ्ट साइड वाला 11, 11, और इसी का मिरर ये वाला, ठीक है 12, तो 12 होना चाहिए। और तो कहीं नहीं, नहीं और कहीं नहीं है, तो ऑप्शन 12 होगा। हाँ ये देखो 4 नंबर, ऑप्शन नंबर 4 12। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 6। इनमें से कौन स्क्वायर रूट ऑफ 6 है, मतलब इसका स्क्वायर रूट है। अब एक चीज देखो,
कितना कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है, 6 बोला गया है, ठीक है। तो स्क्वायर 6 कब आता है, 2 का जब करेंगे तो 4 आएगा, 3 का करेंगे 9 आएगा, 4 का करेंगे 6 आएगा, और 6 का करेंगे 6 आएगा। तो इन और 6 कहीं नहीं आएगा, तो या तो 4 होना चाहिए या 6 होना चाहिए, ठीक है। 4 होना चाहिए या 6 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 8 है, रॉन्ग है, 2 है, रॉन्ग है। तो पहले ये दोनों निकल गए। अब क्या बचा, 124 और 134, दोनों में से कोई एक, ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अब देखो क्या बोला गया, 76, तो या तो 4 होगा या 6 होगा। अब ये क्या है, 153 है, 153 किसके अंडर आता है, तो 144 और 169। तो ये 12 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर और ये 13 का स्क्वायर, इन दोनों के अंदर आता है। तो ऑब्वियसली जो पहले होगा उसको हम लोग लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 124, क्योंकि 6 तो है नहीं, तो यही मेरा ऑप्शन है 124। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट, उमर एंड अविनाश स्टार्टेड अ पार्टनरशिप विद इन्वेस्टमेंट 10,000 एंड 15,000। तो ये उमर है, ये अविनाश है। बट ड्यू टू फाइनेंशियल इमरजेंसी द लेटर हैड टू विड्रॉ हिज इन्वेस्टमेंट आफ्टर 8 मंथ्स। ठीक, तो उमर ने कब किया, 10,000 इन्वेस्टमेंट, और अविनाश ने 15,000 इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसको अगर काट देंगे तो ये मेरा 10:15 जो कि हो जाएगा मेरा 2:3। और ये कर रहा है 8 मंथ के लिए, और ये कर रहा है फर्स्ट 12 मंथ्स, मतलब 12 महीने के लिए। तो ये कितना हो गया, 24, ये भी मेरा हो गया 24। तो मेरा जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट जो होगा वो क्या होगा, 1:1 में जाएगा, 1:1 में। 1:1 कहाँ है, देखो ऑप्शन नंबर 2 में 1:1। ठीक, तो अगर देखा जाए, देखो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, इस चीज को दिमाग में डाल लो। अब क्वेश्चन नंबर 54, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हुज रेडियस ऑफ द बेस इज सेम एज 1/3 ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। ये मेरा कोन है, तो रेडियस ऑफ द बेस जो है ये मतलब r है, ऑल्टीट्यूड क्या है, ये हमारा h है। तो h क्या बोला है, रेडियस ऑफ द बेस इज सेम एज 1/3 ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड, r इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ h, या तो इसको बोलेंगे या h इज इक्वल्स टू 3r, ये भी बोल सकते हैं। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द कोन टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर पूछा है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर्स आर इक्वल, दोनों में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल है। ठीक है, तो इसका क्या वॉल्यूम होता है, कोन का क्या वॉल्यूम होता है, मान लो ये कोन है, तो ये मेरा क्या है, स्फीयर है। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर सी स्क्वायर इंटू एच क्या है मेरा, 3r3rc। ठीक है, इक्वल टू 4/3 पाई आर एस क्यूब, ये होता है। तो यहां से देखो 3 कट गया, पाई यहां से पाई कट गया, तो एक्चुअली आर सी होल क्यूब डिवाइड बाय आर एस होल क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3। पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कोन टू द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो कोन और स्फीयर का रेडियस क्या, यहाँ पर रेशियो क्या होगा, तो 4/3 होगा, या तो आर सी तो पूछा गया ना, तो ये हो जाएगा मेरा रूट अंडर क्यूब रूट अंडर 4/3। तो ऑप्शन 4 मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, टाइप 1 वर्कर कैन डू 3 टाइम्स द वर्क ऑफ टाइप 2 वर्कर। तो टाइप 1 वर्कर और यहां पर टाइप 2 वर्कर, इसका एफिशिएंसी क्या है, 3:1 है। फिर बोला गया है 12 टाइप 1 वर्कर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10 डेज। तो 12 टाइप 1 वर्कर मतलब 12 इंटू उसका एफिशिएंसी 3 इंटू 10 डेज, ये मेरा क्या है, ये मेरा है वर्क, कंप्लीट वर्क। ठीक है, हाउ मेनी डेज वुड इट हैव टेकन 4 टाइप 1 वर्कर एंड 8 टाइप 2 वर्कर्स। तो 4 टाइप 1 मतलब इंटू 4 करेंगे, ये मेरा हो जाएगा 12 एफिशिएंसी, और 8 टाइप 1 इंटू 8 करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 8 एफिशिएंसी। तो 12 + 8 20, तो कितने एफिशिएंसी है, 20 एफिशिएंसी। तो वर्क डन बाय एफिशिएंसी ये क्या देगा, ये मेरा देगा टाइम। तो ये कट गया 2, ये कट गया 6, 6 3 18, ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर्स फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दैट, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे ना, जो भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। क्या होंगे, आइडेंटिकल। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
जो एसेक्सुअल जो होगा उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा, ठीक है, एसेक्सुअल जो होगा उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या होगा, वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, ठीक है, आइडेंटिकल होगा। तो द न्यू ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू दी पेरेंट। ये देखो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ NH4 होल 2SO4 मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन में कितना एटम है, तो N का है 2 एटम, H का कितना है, देखो 4 और 2 6, 4 इंटू 2 8, S का कितना है, S का है मेरा 1, O का कितना है, O का मेरा 4, तो 2 + 8 10, और यहाँ पर 4 + 1 5, तो 10 + 5 इज इक्वल टू 15। ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट आंसर। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ब्लू टू रेड बॉल्स इन अ ब्लैक इज कांस्टेंट। रेशियो जो है तो ब्लू टू रेड बॉल्स, ये क्या है, ये मेरा कांस्टेंट है, ये कभी बढ़ेगा नहीं, कभी कम नहीं होगा, ये कांस्टेंट है, ठीक। When there are 44 red balls, the number of blue balls is 36। अगर 44 रेड बॉल्स हो तो ब्लू कितने हैं, 36 है। तो अगर देखा जाए, अगर 4 से करेंगे तो ये 11, ये हो रहा है हमारा 9:11 उसका रेशियो रहना चाहिए। अब बोला गया इफ द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज 54, ब्लू बॉल कितने हैं, 54 है। पूछा गया हाउ मेनी रेड बॉल्स विल बी इन द बैग, कितने रेड बॉल्स होंगे। तो 9 से कितना टाइम्स है 54, 6 टाइम्स है, तो इसका भी ये 6 टाइम्स ही होगा, तो कि 66। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, by which legislation were India and Pakistan divided into two independent nation। तो ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ही होगा। ये भी एक जीके का सवाल था, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 60, लुकिंग एट द पोर्ट्रेट ऑफ अ गर्ल शीशा, पोर्ट्रेट ऑफ अ गर्ल, ये किसका पोर्ट्रेट है, पहला बात ये गर्ल का पोर्ट्रेट है, गर्ल है, ठीक है। शीशा अ गर्ल सेड हर मदर, इसका जो माँ है, हर मदर, इसका जो माँ है, इज माई ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर। शीशा जो है उसका ग्रैंडफादर, जो ग्रैंडफादर है उसकी ओनली डॉटर है। इस लड़की की जो माँ है, इसकी ग्रैंडफादर की ओनली डॉटर है, और हु हैज ओनली वन डॉटर एंड नो सन, इसका जो माँ का है, जो माँ का भी सिर्फ एक ही लड़की है और कोई लड़की नहीं। इसका मतलब अगर देखो, अगर कहा जाता कि इसकी माँ की 2 लड़की है तो हो सकता था ये बहन हो, लेकिन इसकी माँ की भी एक ही लड़की है, तो इसका दादाजी है, उसका एकलौता बेटी, उसकी भी बेटी, तो फिर यही हुई ना। तो ये जो गर्ल है वो कोई नहीं, वो यही है, सीसा ही है। तो सीसा इज द गर्ल इन द पोर्ट्रेट। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, हु इज द करंट, ये भी जीके का है, छोड़ते हैं। मोमेंटम इज मेजर्ड, मोमेंटम कैसे मेजर होता है, तो P इज इक्वल टू M इंटू V, मास इंटू वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर 3। According to the given Venn diagram, which number represents boys who participated in athletics and also play cricket। पहला बात बॉयज कौन सा, बॉयज है रेक्टेंगुलर वाला, तो ये है बॉयज, देख लो, ये है बॉयज। अब बोला गया है हु पार्टिसिपेट इन एथलेटिक्स, एथलेटिक्स कौन सा, सर्कल, ये सर्कल है एथलेटिक्स में, ठीक है, ये बॉयज है, ये सर्कल है। अब इनमें से देखो बॉयज कौन सा, बॉयज तो ये है, तो ये दोनों पहले निकल गए, बस ये होना चाहिए, ये भी निकल गया और ये भी निकल गया, ठीक है। अब बोला गया है हु एथलेटिक कर दिए, ऑल्सो प्ले क्रिकेट, क्रिकेट ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में ये आ रहा है, ठीक है, ट्राइंगल में ये आ रहा है, तो ये भी निकल गया और ये भी निकल गया, तो बचा कौन सा, बचा 3, तो 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। In Mendeleev periodic table, the property of an element are considered a periodic function of their atomic mass। मेंडलीव ने सिर्फ मेंडलीव एटॉमिक मास से पीरियोडिक टेबल सजाया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल छोड़कर जो भी है वो सारे के सारे एटॉमिक मास से सजाए गए, सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो एटॉमिक नंबर से सजाया गया है, ठीक है, सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंसिडर द गिवन क्वेश्चन एंड डिसाइड व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, हु इज बेटर डांसर। इनमें से कौन बेटर डांसर है, तो एक्स हैज गिवन मोर डांस ऑडिशन, एक्स ने बहुत सारे ऑडिशन दे चुके हैं। वाई हैड गिवन मोर स्टेज परफॉर्मेंस, वाई ने ज्यादा स्टेज परफॉर्मेंस दिया, तो स्टेज परफॉर्मेंस में कौन जाएगा, जो अच्छा डांसर है वही जाएगा। यहाँ पर 2 तो मेरा इम्प्लिसिट है, 2 एकदम 2 मेरा इंप्लाई हो रहा है, तो देखो नाइदर यहाँ पर बोला गया है, एक नाइदर स्टेटमेंट 1 नॉट स्टेटमेंट 2, ये तो फॉल्स है। स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट,
while statement 1 is insufficient. ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर. Which of the following acid is present in red ants? तो फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड, ये सारे के सारे साइंस के क्वेश्चन हैं जिसके बारे में हम लोग विस्तार से करेंगे क्लास में. जब हम लोग सीखेंगे साइंस के बारे में तब इसके बारे में हम लोग विस्तार से करेंगे. फिलहाल अभी ये पेपर दे रहे हैं, पेपर हम लोग कंप्लीट करना है, कैसे हम लोग उसका टाइम को यूटिलाइज करते हैं वो भी देखना है. 67 देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म ऑफ द फॉलोइंग. अप्रोप्रिएट टर्म, तो ये तो कप है, ये भी सेलिब्रेशन है, ये जो दिया जाता है जीतने के बाद या कोई भी इन्विटेशन जब करते हैं आप लोग तब ये दिया जाता है. ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सा जगह. सेलिब्रेशन पहले आ गया. ठीक है, उसका क्या क्या था, मीटिंग था, मीटिंग तो होगा नहीं, मैरिज नहीं होगा, बुक्स नहीं होगा, सेलिब्रेशन मेरा अप्रोप्रिएट है, तो यही मेरा ऑप्शन है. फाइंड अ 2 डिजिट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली 3 टाइम्स द प्रोडक्ट. मतलब बोला एक्स वाई कोई भी 2 डिजिट नंबर है जो क्या है 3 इंटू एक्स इंटू वाई है, ये बोला गया है, विच इज एग्जैक्टली 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स. तो क्या करें हम लोग, चेक करेंगे ऑप्शन से. देखो 36, तो 3 इंटू 6, तो 3 इंटू 3 इंटू 6, 3 to 9, 9 6 54, 54 आ रहा है. क्या आ रहा है 54 आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है. अब 12 देखते हैं, तो 3 इंटू 1 इंटू 2, ये भी नहीं हो रहा, 6 हो रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है. 48 देखते हैं, तो 3 इंटू 4 इंटू 8, 4 3 12, 12 8 100, 12 8 96, ये भी नहीं हो रहा, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर. जब 3 ऑप्शन में चेक करके नजर आए कि हाँ वो तीनों ऑप्शन गलत है तो ऑब्वियसली 4th ऑप्शन ही राइट होगा. ये जीके है, छोड़ देते हैं, ये भी जीके है. क्वेश्चन नंबर 71. 3 years from now Dhatri's age will be 8 years less than twice the यूनिस एज. ठीक है, 8 साल कम करके जो उसका ट्वाइस का जो एज होगा वो हो जाएगा 3 साल बाद. द सम ऑफ द प्रेजेंट एज इज 61. मतलब देखो धायत्री है और ये यूनिस है, दोनों का एज मिलाकर अभी क्या है 61. 3 years फ्रॉम नाउ मतलब D+3 और E+3, E+3. ठीक है, 3 years फ्रॉम नाउ Dhatri's age will be 8 years less than twice the यूनिस एज. 8 years less than twice -8, 8 years less than twice the यूनिस एज. ठीक है, यहां से D का वैल्यू मुझे चाहिए. तो देखो D+3 क्या हो रहा है, D+3 इज इक्वल टू 2E + 6 - 2. तो ये कर सकते हैं, देखो 2E - D, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 - 8 है, ये 8 है, तो ये हो जाएगा -2 उधर जाएगा तो प्लस का 5. ठीक है, -2 उधर जाएगा तो प्लस का 5, तो 2E - D इज इक्वल टू 5 और D + E इज इक्वल टू क्या 61. तो ये D ये D कट जाएगा जैसे हम लोग ऐड करेंगे, तो 3E का वैल्यू क्या है हमारा 66. तो E का मेरा वैल्यू कितना है, E का मेरा वैल्यू आया यहाँ पर 22. अब E का मेरा वैल्यू 22, तो 61 से 22 अगर माइनस कर देते हैं कितना बचेगा मेरा 39 होगा. तो 39 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आई होप. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. फाइंड द मिसिंग टर्म यूजिंग द अबव सीक्वेंस. मिसिंग टर्म क्या है, देखो बोला गया ABC है तो ABC यहां दिखाई दे रहा है. @start to @ तो ये उल्टा जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ जा रहा है. अब देखो क्या है यहाँ पर डॉलर है, तो डॉलर कहाँ है सी में खत्म हुआ उसके बाद डॉलर शुरू. ठीक है, डॉलर #E, डॉलर के बाद यहाँ पर हैशटैग एक घर छोड़कर, उसके बाद एक घर छोड़कर E. तो यहाँ पर देखो 2 खत्म हुआ, 2 के बाद ही ये वाला लेंगे, तो मेरा हो गया यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क, एक घर छोड़कर H, एक घर छोड़कर क्वेश्चन नंबर, तो H क्वेश्चन नंबर. तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर. 1 किलोवाट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल. ये एकदम आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, 1 किलोवाट आवर. अगर आपको इतना भी नहीं पता होगा तो एक चीज कर लीजिए, 1 किलोवाट क्या होता है 1000 वाट. 1 किलोवाट आवर क्या करेंगे 3600 सेकेंड्स. 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, तो 3600 सेकंड्स. जैसे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू मेरा आएगा 3.6 × 10⁶ जूल. ठीक. 74 देखो, इन अ क्लास देयर वर 9 बॉयज एंड सम गर्ल्स. कुछ बॉयज है, कितने बॉयज है 9 बॉयज है और कुछ गर्ल्स है. इन अ टेस्ट द मीन स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द बॉयज इज 12.
12 मिला है सबको मिला के। वाइल दैट ऑब्टेन्ड बाय द गर्ल्स इज 14, गर्ल्स को 14 मिला है। इन दी ओवरऑल एवरेज 13.1, ठीक है, ओवरऑल एवरेज क्या है 13.1। क्या करेंगे हम लोग, एलिगेशन लगाएंगे। इसका एलिगेशन कितना होगा 0.9, इसका कितना होगा यहाँ पर 1.1, तो ये पॉइंट हट गया हमारा, तो 9/11। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो 9 का है तो 9 स्टूडेंट है यहाँ पर, तो 11 होगा तो यहाँ पर क्या होगा 11 स्टूडेंट्स होंगे, तो 9 + 11 कितना होगा 20। ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, at 9.5% simple interest per annum, a sum of money become 942 in 6 years. The sum initially was invested was, कितना वो sum invested किया गया। तो देखो 9.5 into 6 years, 6 करेंगे तो कितना होगा 6 9 54 और 6 5 3 30, मतलब 3 पॉइंट है तो 3, तो 57 हो रहा है, 57 हो रहा है। तो 57%, मतलब अगर 100 हो तो 57 उसका क्या इंटरेस्ट होगा। तो टोटल अगर प्रिंसिपल हुआ, ये मेरा इंटरेस्ट हुआ, तो ये क्या हो जाएगा अमाउंट, तो 157 है मेरा अमाउंट, जो कि मेरा क्या है यहाँ पर 942 के ऊपर 942, 147 जो अमाउंट है वो इसके बराबर है। तो एक किसके बराबर होगा, एक मेरे यहाँ पर 6 के बराबर है, तो एक है मेरा 6 के बराबर। तो प्रिंसिपल क्या है मेरा 100 किसके बराबर होगा, 100 मेरे 600 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। तो ये था आरआरबी एलपी पेपर का सोल्यूशन जो 2018 में हुआ था। अभी आरआरबी एलपी का वैकेंसी निकल चुका है, सामने एग्जाम्स भी है। तो अगर आपको ऐसे ही पेपर का सोल्यूशन, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन चाहिए होगा, तो हमारे साथ जरूर जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको ऐसे पेपर अपलोड करता रहूंगा ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो एक अच्छा प्रिपरेशन हो, और आप फर्स्ट चांस में ही जो आपका एग्जाम है वो क्लियर करके आप रेलवे में आप सर्विस कर सकें। चलिए आज तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।